क्या कहें इस एक्ट के ऊपर, जो दुनिया का सबसे बदतरीन एक्ट है, जेनोसाइड का एक्ट है, जिसके तहत एक पूरी कौम की नस्ल कुशी की जा रही है। पिछले 2 साल से इसका फॉर्मली अनाउंस किया गया है। पहले 70 साल हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशनल फोर्स थी, मगर अब हिंदुस्तान की आवाम को भी वो लाइसेंस दे दिया गया है कि वो आएँ और कब्जा करें और दंदनाएँ और कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज़ पे उनकी हर तरह की मलकियत के राइट्स छीन लें और वहाँ आके उनकी जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, उन सब को जिस तरीके से छीना गया है और इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इस जिस तरह की जंग कश्मीरी कौम पे मुसल्लत है, एक निहत्ती कौम पे 70 साल मुकाबला किया है हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी का। अब उनकी आवाम आ गई है और पिछले 2 साल में लाखों 40 लाख इंडियंस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। मिशाल मलिक साहिबा, ये बताएं कि यासिन मलिक साहब की सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर क्या सूरत हाल है, क्या इतलात जो हैं आप तक पहुंच रही हैं? वहाँ हुर्रियत रहनुमा जो हैं 2 साल से वो भी नज़रबंद हैं, क्या कहेंगी इस पे आप? बहुत हालत उनकी बहुत वीक है और 2.5 इयर्स हो गए हैं उनको जेल में गए हुए, और तिहाड़ की जेल में है, जो सबसे एक नोटोरियस जेल है साउथ एशिया की, और खौफनाक प्रिजन है। डेथ सेल में रखा हुआ है 5/7 का, और उसके अंदर उनको फिज़िकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता है। और फैमिली के साथ हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है उनका, और 2.5 ईयर्स से उनकी आवाज़ नहीं सुनी, ना उनकी के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है। और मेरी सास के साथ थोड़ा बहुत राब्ता टेलीग्राम के थ्रू महीने में 1 दफ़ा हो जाता है, और वो भी यही बताती हैं कि वो उनकी हालत जो है, सेहत जो है वो काफ़ी डाउन है, और उनको टेररिज्म के केसेस उनके ऊपर डाले हुए एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर जो चेहरा है अपनी पुरअमन तहरीक का, कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत का। तो यही हालत है। दूसरी भी हमारी जो हुर्रियत की क़यादत है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, और उनको भी साथ भी बदसलूकी की जा रही है, और हमारी पूरी तहरीक को लीडरलेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से। पाकिस्तान आवाज़ तो उठा रहा है इस पे, हर फोरम पे इमरान जो है आवाज़ उठाते हैं, शाह महमूद कुरैशी आवाज़ उठाते हैं, और यही वजह है कि भारत अब इस पे परेशान भी नज़र आता है, प्रेशर में भी नज़र आता है। यही वजह है कि कभी वहाँ कोई APC का ड्रामा किया जाता है, कभी जो बैकडोर राब्तों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। भारत चाहता है बैठ के बात करें। हमारा स्टैंस ये है कि जब तक वो 5 अगस्त के इक़दाम जो हैं वो वापस नहीं लिए जाते, बात नहीं हो सकती। मज़ीद अब ये मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? क्या अगले साल भी खुदा न खास्ता हम इसी तरह सिर्फ बात कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ भी ज़ाहिर है सियासी दबाव काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है? देखिए, जितना भी सियासी दबाव मोदी पर आ रहा हो, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो वहाँ पे कोई पॉलिसीज़ में चेंज नहीं आ रहा, बल्कि और मज़ीद तेज़ी आ रही है। वो बल्कि ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडियन पब्लिक को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है तो मज़हब की बेसिस पे उनको इमोशनल किया जाए, मज़हब की बेसिस पे पॉलिटिक्स की जाए, और कश्मीर का मसला जो है उसको और मज़ीद पेचीदा कर दिया जाए, और पाकिस्तान पे सारा दहशतगर्दी का और कश्मीरियों पे ब्लेम डाल दिया जाए। उसके जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी के फेलियर्स हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड में जो सिचुएशन जो हुई है, जो हाल हुई है, हेल्थ केयर का आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो डिफेंस रिलेटेड जो स्कैंडल्स हैं मोदी सरकार के ऊपर, बहुत कुछ है। तो उन सबको हुडविंक करने के लिए इनको ये बहुत ही अच्छा एक नैरेटिव मिल जाता है, जिसके तहत हिंदुत्व की भी मशहूरी होती है, सैफनाइजेशन की। और इस वक्त 40 लाख जो मैंने आपको बताया कि इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल्स मिल गए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के, और 12 लाख इंडियंस को मकबूजा जम्मू कश्मीर के वोटर राइट्स दे दिए गए हैं। तो अगले साल तक, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर जिस तेजी से जा रहे हैं, अगले साल तो इंडिया वहां पे एक मेजॉरिटी में आ जाएगा, उनकी पब्लिक वहां सेटल हो जाएगी, और फिर अगर रायशुमारी होती है तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, परवेज इकबाल साहब, आपको जाने पाऊंगी, मुझे ये बताइएगा, वो तमाम आलमी इदारे जो कि किसी क्रिमिनल के ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हुए नहीं थकते हैं, क्या उनको कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो नजर नहीं आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सॉरी, मुझे मैम मिशाल मलिक साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही थी। आपने ये कहा कि इंटरनेशनल अदारे जो हैं, अदारे सोए हुए नहीं हैं। असल में अभी मैं आपको बताऊं कि लास्ट फ्राइडे यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 MEP ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और हाई रिप्रेजेंटेटिव को
कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में होने वाले 2 साल के ऊपर एक बड़ा सख्त लफाज का लेटर लिखा है। अभी जुल्म की बात यह है कि कुछ तो हमारी भी कमजोरियां हैं, हमें ये केस जो है साल में 4-5 दिन इसको डिस्कस नहीं करना है। हमें हमारे सफारतखानों में कश्मीर डेस्क होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को नरेंद्र मोदी का और उसकी दहशतगर्द आरएसएस का चेहरा लोगों को दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। जैसे अभी मिसाल मलिक साहिबा को अनफॉर्चुनेट अभी यूरोप का वीजा नहीं दे रहे हैं, ये आपके प्रोग्राम में मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, क्योंकि ये एक हुर्रियत लीडर की वाइफ हैं और इनकी एक बेटी है। अगर ये लोग कश्मीरी लीडरशिप जो है कि जब बाहर आएंगे, अपना केस बताएंगे, लोगों के पास जाएंगे। अभी इंडिया का मसला ये है कि वो प्रोपेगेंडा करने में, दुनिया की बेहतरीन फेक मीडिया इंडस्ट्री चलाने में वो टॉप 1 है। अभी हम लोग जो हैं अनवाय बेचते हैं, वो नुआए हमें अम्बेसियों में ही किस्से सुनाते हैं। जो कश्मीर अनवाय आए उनमें कश्मीरी लीडरशिप होनी चाहिए, कश्मीरी वुमन एक्टिविस्ट होनी चाहिए, कश्मीरी खवातीन आए जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो, कमीशन हो, कौंसल हो, इनको वो रियलिटी बताएं कि वहाँ इंडिया 9 लाख फौज और दहशतगर्द फौज, दहशतगर्द आरएसएस जो है वो लोगों के साथ कर क्या रहे हैं 2 साल का। ये जो इसी को बहुत हाईलाइट किया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ मारिया। चौधरी साहब ये बताएं कि यूरोप की सड़कों पर मुजाहिरीन नजर आए हैं, आज टेलीविजन स्क्रीन पर ये चलता रहा है, सोशल मीडिया पर ये चीजें मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर नजर आती रही हैं, जो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के हवाले से मुख्तलिफ जो भारत के जो वहाँ सफारत खाने हैं उनके बाहर एहतजाज हुए हैं। हमें यूरोप की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक भारत के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि किस तरह दुनिया भर में उसके खिलाफ, उसके इस गासबाना इकदाम के खिलाफ भरपूर तरीके से जो यूरोप में, मगरिब में मुजाहिरे हो रहे हैं, इनका इम्पैक्ट भी बताइएगा। देखिए, इनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो ये है, अभी मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैं पुर्तगाल के शहर लिस्बन में बैठा हुआ हूं। आधा घंटा पहले हमने यूरोप का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी के बाहर किया है, जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे। कल मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट, कमीशन और कौंसिल के बाद किया था। आज हमने स्पेन में किया, फ्रांस में किया, स्वीडन में किया। अभी इसका इम्पैक्ट ये जाता है कि जब वहां पर कश्मीर के और पाकिस्तान के फ्लैग हैं और यहाँ यूरोप की जब फिजाओं में नारा लगता है टेररिस्ट टेररिस्ट, इंडिया टेररिस्ट, तो ये लोग पूछते हैं कि ये हुआ क्या है। अभी मेरा तो ईमान इस बात पे है कि अगर हम एक प्रोटेस्ट में 10 यूरोपियन लोगों को ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाएं कि हम रोड पे आए क्यों हैं, हमारा आने का मकसद क्या है, और हम यहाँ पर लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द आरएसएस जो है 9 लाख फौज जो है किसी दुनिया के मुल्क में, और कश्मीरी जो है वो आजादी मांग रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे, क्योंकि कश्मीरियों का खून जो है ये अमेरिकन, यूरोपियन या दूसरे लोगों से सस्ता तो है नहीं। लेकिन जो वजीर आजम पाकिस्तान या अभी ये जो 16 MEP ने खत लिखा, इसके ऊपर जो है अपोजिशन लीडर ने भी बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। और ये मैं हमेशा मैसेज ये देता हूँ, आज कश्मीर में इलेक्शन हो गया है, अभी इस कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में एक खुला फर्क है। वहां पर लोग जो है नो गो एरिया है, वहां पर कोई खुद इरादे दिया जा सकता। मैं अदील से पूछना चाहूंगी, मुल्तफाना इलेक्शन हुआ है। परवेज साहब इजाजत दीजिएगा, मैं अदील साहब से सवाल करना चाहूंगी। अदील, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अभी परवेज साहब ने बात की है कि हमें अवेयरनेस इस हवाले से क्रिएट करनी चाहिए है, तो खासकर इमरान खान साहब की मैं बात करूं तो वो एज अ वकील बन के कश्मीर का मुकदमा लड़ भी रहे हैं और लड़ते भी आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है रिगार्डिंग कश्मीर कॉज, वो कितनी सेटिस्फाइड है? देखें जी, कश्मीर के हवाले से अभी हम एक रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अंदर यहाँ मौजूद अपोजिशन जमातें तो ये ताना देती हैं ना कि कश्मीर के मसले को उस तरह से टेकअप नहीं किया गया, बल्कि कश्मीर का सौदा खुदा नहास्ता करने का ताना दिया जाता है। अच्छा देखें, 1 मार्च 2019 को जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था OIC का, जिसमें सुषमा स्वराज को मुबस्सर की हैसियत से बुलाया गया था और उसमें पाकिस्तान ने फिर उस पर एहतजाज भी किया था,
और उसके बाद से अब तक एक बीच में बहुत सारे महीने ऐसे गुजरे जिसमें एक खलीज नजर आई, जो खासतौर पे जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनका कश्मीर के हवाले से जो स्टैंड था उस पर काफी फिर यहाँ भी रिजेंटमेंट पाई जाती थी। और जो OIC के इजलास होते थे, करारदादों में जी कश्मीर का नाम शामिल होना चाहिए, इससे मुतल्लिक हमारे कंसर्न होते थे और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे होते थे। लेकिन अभी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मौके पे जब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इस गासिबाना इकदाम को, उस दिन जो 12 रुकनी OIC का डेलीगेशन है ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और ये OIC का डेलीगेशन यानी वो OIC जिसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टेलीविजन पर बीपर देते हुए ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान को भी फिर अपनी तरजीहात को देखना चाहिए अगर ये ममालिक कश्मीर की बात नहीं करते। तो वो OIC अब एंगेज हुई है, वो ममालिक अब एंगेज हुए हैं, वो फोरम अब हमने उनको एंगेज किया है और आज ये 12 रुकनी जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है ये आजाद कश्मीर भी जाएगा। आज क्यों नहीं भारत जो है सहाफियों को या जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके डेलीगेशंस को अपनी साइड पर जाने देता? क्यों भारत जो है वो दुनिया को ये वो जो मुनाजिर है वो दिखाने से कतरा रहा है, जबकि हम कहते हैं कि यहां पर आए, हम LOC पर भी लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इस मामले को इतना सेंसिटाइज किया है, इमरान खान ने UN जैसे फोरम पर जाकर जब कश्मीर की बात की है तो 5 अगस्त का जो गासिबाना इक़दाम, इससे हटकर भी जो कश्मीर के मामले पे मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया है, यही वजह है कि भारत पर प्रेशर बढ़ा है। भारत जो है वो बार बार मुख्तलिफ इकदाम करके डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन, फिर मुख्तलिफ हेले बहाने कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा और दुनिया की नजर में वो बेनकाब हो रहा है। मैं मिशाल मलिक साहबा को जानना चाहूंगी। मिशाल साहब मुझे बताइएगा ये जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है कश्मीर कॉज के हवाले से, आप इसको कितना कामयाब समझती हैं? देखिए, इस वक्त कामयाबी की बात तभी होगी जब ये रिवर्स किया जाएगा एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A। और अब तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी अगस्त की मिल रही है इंडिया को, तो ये भी बहुत ही एक खौफनाक किस्म की बात है कि जिस मुल्क ने ओपनली वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, UN की करारदादों को, उसको प्रेसिडेंसी किस बेसिस पे मिल रही है और जो एक नॉन परमानेंट रोटेटिंग मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये बहुत ही दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है, जिस तरह लोसर साहब ने भी कहा है कश्मीर के डेस्क होने चाहिए, मगर उसके साथ साथ इस वक्त एक लीगल टीम होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ की इस लॉफेयर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाए मामला जो वायलेट किया इसने जिनीवा कन्वेंशन 4 को। हिंदुस्तान ने जिस तरह डेमोग्राफी को चेंज किया है, एक रेजोल्यूशन टेबल होनी चाहिए UN की तरफ से टू स्टॉप दिस, क्योंकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। UN इज अ पार्टी द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के जो 16 मेंबरान का जो लेटर है, इट इज़ अ वेलकम स्टेप और ये पहली दफ़ा इतना बोल्डली हुआ है। और मैं समझती हूँ अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस वक्त UN मैकेनिज्म पे और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और कश्मीरियों को UN की करारदादों के मुताबिक हल के लिए कैंपेन करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज दी ओनली सोल्यूशन। 50 साल डायलॉग को दे दिए हिंदुस्तान के साथ, कुछ भी नहीं मिला, हमेशा धोखा दिया है। तो इसलिए और मोदी से आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते।